हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी केयर। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फर्स्ट ब्लाइट बुक से 7th चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें ग्लिम्स की अगर बात करें, ग्लिम्स में होता है झलक, भारत की झलक, यानी किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ पर ऐसी कौन कौन सी जो संस्कृति के कुछ पार्ट्स हैं, हिस्से हैं जिनमें हम भारत की झलक देखने को देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ और बातें हैं ऐसे जो शुरू करते हैं। पहले इसमें 3 कहानियाँ दी गई ख़ास तौर से। 3 में जो सबसे पहली कहानी है हमारी, इसमें पहली कहानी है बेकर्स फ्रॉम गोवा। गोवा के जो बेकर्स हैं, जो नानबाई हैं, जो बेकरी में काम करने वाले होते हैं, उन्हें बेकर्स कहा जाता है। आपने सुना होगा, बेकरी वर्ड सुना होगा। बेकरी में काम करने वाले बेकर्स, मतलब डबल रोटी वगैरह सेकने वालों को बेकर्स कहा जाता है। ब्रेड बनाने वाले बेकर्स कहलाते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, एक्टिविटीज़ देखेंगे। इसमें एक्टिविटी क्या क्या है। डिस्कस इन क्लास, जो कि क्लास में एक्टिविटी ऐसी जो कर सकते हैं वो है व्हाट इमेजेस, वो कौन सी तस्वीरें हैं, ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, चाहे वो पीपल की हों या स्थानों की हों, लोगों की हों या स्थानों की हों, कम टू योर माइंड, जो तुम्हारे दिमाग में आती हैं। वो कौन सी तस्वीरें हैं, चाहे वो लोगों की हों या फिर जगह की हों, जो तुम्हारे दिमाग में आती हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब तुम सोचते हो अपने देश के बारे में। जैसे तुम अपने देश के बारे में सोचोगे, ये तुम्हारे देश की संस्कृति क्या है, तुम्हारा देश कैसा है। कोई अगर ऐसा वर्ड कहेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वो संस्कृति से सारे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि दिल्ली की, कि दिल्ली में क्या है, लाल किला है, ये सारी बातें एकदम आ जाती हैं दिमाग में। आगरे की बात करेंगे हम, तो आगरे में क्या होगा, एकदम हमारे दिमाग में ताजमहल आएगा। ऐसे अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री की जो फेमस चीज़ें वो दिमाग में आती हैं, वहाँ की वेशभूषा, सब कुछ हमारे दिमाग में आती है। अगर आप हमारे सामने के अमेरिका का नाम लें तो फिर क्या होगा, वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक है, सेकंड लाइन में अगर बात करें तो व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का वो कौन सा पार्ट है, हैव यू लिव्ड इन, जिसमें तुम रहते हो या जिसमें तुम रह चुके हो, और विजिटेड, और तुम उससे घूम चुके हो। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या तुम कुछ पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, टूरिस्ट मतलब टूर, इसे भ्रमण करने वाले, डेस्टिनेशंस कहते हैं स्थान को। डेस्टिनेशन स्थान, मंजिल या भाग्य भी मीन्स होता है इसका, लेकिन यहाँ पे जो है स्थान है, मंजिल है। तो ऐसी कौन से स्थान है जहाँ पर टूरिस्टों के लिए, जो टूरिस्ट के लिए पॉपुलर है, आप उनके नाम बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं, भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे ऊटी है, मनाली है, शिमला है, नैनीताल है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे जगहों के नाम ले सकते हैं। नंबर 3 देखेंगे, यू मे नो, तुम जानते हो, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश के अलावा, यानी ब्रिटेन, अंग्रेज़ों के अलावा, डचेज, द फ्रेंच, द पुर्तगीज़ हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। यानी डच के अलावा जो ब्रिटिश अंग्रेज़ों को कहते हैं वैसे। ठीक है, ब्रिटिश के अलावा डच आए थे हमारे देश में, फ्रेंच आए थे और पुर्तगीज़ आए थे। ये लोग आए तो अपनी संस्कृति को लेकर आए, उन्होंने, इनकी संस्कृति का हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है इसमें कि ये लोग आए। यू मे नो, तुम जानते हो, दैट अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश के अलावा, यानी अंग्रेज़ों के अलावा डच या फ्रेंच या पुर्तगीज़, हैव आल्सो प्लेड ए पार्ट, इन्होंने भी प्लेड मतलब निभाया है या रोल अदा किया है, ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। हमारे देश के इतिहास में इन देशों का भी मुख्य रोल रहा है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों का ही रोल है या जो मुग़ल आए थे उनका, बल्कि जो भी हमारे देश में आया वो अपनी संस्कृति लेकर आया, और उसकी संस्कृति की कुछ न कुछ निशानियाँ हमारे देश में आज भी देखने को मिल सकती हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच और पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस, क्या तुम बता सकते हो, कह सकते हो कि कौन सा भारत का पार्ट सो फ्रेंच एंड पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस, फ्रेंच और पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस दिखा सकता है। हम जानते हैं पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल के लोग जो थे वो गोवा पर शासन करते थे, मतलब गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था। तो पुर्तगाल, इसमें हम नाम बता सकते हैं कि गोवा के ऊपर पुर्तगीज़ का इन्फ्लुएंस कहते हैं, प्रभाव को, इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अगर फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच के लोग पांडिचेरी में खासकर उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है आज भी। नंबर 4, यू कैन से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी, क्या तुम बता सकते हो, कैन यू से, तुम बता सकते हो विच पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का कौन सा ऐसा भाग है जो टी और कॉफ़ी उगाता है। अगर हम बात करें इंडिया के टी उगाने में कौन सा स्टेट है या कौन सा भाग है, तो असम के नाम लेंगे हम। असम भारत का सबसे ज़्यादा टी उत्पन्न करने वाला हमारा प्रदेश है। और कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक का नाम आ सकता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, शुरू करते हैं। आज हम कहाँ, पहला चैप्टर, ए बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज़ ए पैन पोर्ट्रेट। पैन पोर्ट्रेट मतलब, पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र बनाना, पोर्ट्रेट। पहले बात करें पोर्ट्रेट की, पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र बनाना। अब चित्र बनता है कूची से, ठीक है, रंग से, कलर से, एक पेंटिंग बनाई जाती है, तस्वीर बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन एक तस्वीर बने पेन से, पेन मतलब जो हम बॉल पेन यूज़ करते हैं जिससे हम लिखते हैं, उससे तस्वीर बने, उसका क्या मतलब है कि वर्डों के द्वारा तस्वीर बनानी। जैसे कि अगर आप किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख कर दो कि उसकी जो है रंग सफ़ेद है, बाल काले हैं, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, उसका जो है फोरहेड इस तरह का है, उसके गाल इस तरह के हैं, उसके होठ इस तरह के हैं, तो जैसे हम उसका डिस्क्रिप्शन देंगे तो फिर क्या होगा, हमारे दिमाग में तस्वीर बन जाएगी। तो उसे कहते हैं पेन पोर्ट्रेट, ठीक है, पेन के द्वारा पिक्चर बनानी। दिस इज़ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवा विलेज, गोन, गोवा से बनाए गोवा का गांव, ठीक है, गोन विलेज। यानी इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें बताया गया है पेन पोर्ट्रेट, पेन के द्वारा जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज के जो बेकर्स हैं उनकी जो परंपरागत, ट्रेडिशनल कहते हैं परंपरागत, गोवा के जो गांव हैं उनके जो बेकर्स हैं उनका इसमें चरित्र चित्रण यानी उनको दिखाया गया है। हु स्टिल, जो अभी भी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो कि आज भी या अभी भी सोसाइटी में एक मुख्य या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शुरू आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा बात करें टैक्स हमारे चैप्टर का, तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लेंगे। Our elders are often heard reminiscence nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। मैंने आपको बताया था कि इसमें बेकर्स के बारे में बताया गया है, वो भी गोवा के। मीनिंग देखते हैं वर्ड टू वर्ड। आवर एल्डर्स, हमारे बड़े, आर ऑफन हियर्ड मतलब अक्सर सुने जाते हैं, अक्सर सुने जाते हैं हमारे द्वारा, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। रिमिनिसिंग कहते हैं, जैसे कि रिमेंबर से बना है वर्ड रिमेंबरिंग, और नोस्टाल्जिकली होता है नोस्टाल्जिया। अगर बात करें एक वर्ड होता है NOS नोस्टाल्जिया, ठीक है, एक वर्ड होता है नोस्टाल्जिया।
इसका मीनिंग होता है वो यादें जो बीमारी बन जाएं। जैसे कि किसी को इस तरह से याद करना अपने पुराने दिनों को, अपने घर को, जैसे वैसे घर को कहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई काम करने वाला है, अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर कहीं दूर काम करने के लिए जाए और उसे घर की जो याद सताए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसकी जो उसे घर की याद आती है उसे नॉस्टैल्जिकली बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो नॉस्टैल्जिकली जो हो गया ये रिमिनिसिंग यानी याद करना, रिमेम्बरिंग याद करना, एक इस तरह से जिसकी बीमारी सी हो। तो इसमें सीधे सीधे बताया कि आपने भी देखा होगा, आपके आस पड़ोस में बुज़ुर्ग होंगे, बड़े होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ओल्ड एज के, अपने दिनों की बातें बताते हैं, यादें बताते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, हमारे टाइम में ऐसा होता था। तो वो इसी तरफ से आ रहा है कि वो याद करते हैं अपने पुराने दिनों को और इस तरह से याद करते हैं नॉस्टैल्जिकली, जैसे कि ये उनकी एक तरह से बीमारी हो गई बार बार उसे याद करने की। तो तो किस बारे में याद करते थे? अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज़ डेज, उन पुराने अच्छे पुर्तगीज़ डेज़ को। पुर्तगीज़ डेज़ मतलब जब पुर्तगालियों का शासन रहता था गोवा में, उस वक्त उन दिनों को याद करते हैं। द पुर्तगीज़ एंड देयर फेमस लूफ्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगीज़ और देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड। लोफ्स मतलब होता है लोफ से बना है, LOAF, लोफ। लोफ मीन्स होता है टुकड़ा। ठीक है, इसे निवाला भी बोल देते हैं हम, लुकमा बोल देते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं उसे। ठीक है, और ब्रेड मतलब होता है रोटी। ठीक है, तो इसने बताया किस किस चीज़ को याद करते हैं। जो पुर्तगालियों के शासन के दिन थे उन्हें, और पुर्तगालियों को, और उनकी फेमस लूप्स ऑफ ब्रेड, उनके ब्रेड के टुकड़ों को याद करता है। ब्रेड के पाव, तुमने गोवा की तरफ एक वर्ड सुना होगा, पाव, बड़ा पाव, पाव। ठीक है, उसी की बात करेंगे हम इसमें चैप्टर में। ठीक है, दोज ईटर्स ऑफ लूप्स, वो पाव खाने वाले। ईटर्स ऑफ लूप्स मतलब उन पाव के खाने वाले। माइट हैव वेनिस्ड, वेनिस कहते हैं गायब हो जाना, दिखाई ना, मतलब ओझल हो जाना। ठीक है, मतलब यहाँ पे आया सीधा सीधा एक्सपायर होना। ठीक है, यानी जो ईटर्स थे उन लूप्स के खाने वाले, यानी पहली बात है पुर्तगाली डेज़ की बात है, मतलब अब से 50 साल 100 साल पहले की बात हो सकती है। तो उस टाइम के लोग हो सकता अब ना हो, वेनिस हो गए हों, एक्सपायर कर गए हों, मर गए हों। ठीक है, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन मेकर्स बनाने वाले, आर्मीज हैं, स्टिल देयर अभी भी हैं। वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट amongst us the mixtures, the molders and those who bake the loaves। आगे बोलता है वी स्टिल हैव amongst us, हम अभी भी रखते हैं, amongst बीच में, अभी भी हमारे बीच में है क्या है, मिक्सचर्स, यानी वो पाव के जो पाव बनाते थे, जो लूप्स बनाते थे बेकर्स, उन बेकर्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, जैसे उसे मिक्सचर्स बोलते हैं, उनके पास अभी भी वो मिक्सचर्स हैं। माउल्डर्स मतलब सांचे, जिसे आपने देखा होगा बेकरी में हर रोटी, डबल रोटी या ब्रेड बिस्किट बनाने के अलग अलग सांचे होते हैं, वो सांचे अभी भी हैं। एंड दोज, और वो, हु जो बेक द लूप्स, बेक मतलब बनाना, बेकरी के अंदर रोटी बनाने वाले बेकर्स, बेक यहाँ पर वर्ब है, यानी डबल बेकरी के अंदर काम करना जो होता है वो बेक कहलाता है। ठीक है, बेक द लूप्स यानी लूप्स को बनाने वाले। तो ये भी अभी भी हैं हमारे बीच में, लूप्स के बनाने वाले भी हैं और मिक्सचर भी हैं, मॉडल्स में सब कुछ है। दोज एज ओल्ड, वो पुराने दिन, मतलब वो पुराने दिनों की। टाइम टेस्टेड फर्नेस, टाइम टेस्टेड एक वर्ड है ये, टाइम टेस्टेड, इसका मीनिंग हो गया कि जो समय को भी मात देकर आगे निकल जाए, जो एग्जिट कर जाए। ठीक है, मतलब एक तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा, पहले रेडियो चलता था, वो समय के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गई। और
जैसे आपने देखा होगा पहले क्या क्या होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई। जैसे किसानों की बात करें, हल होते थे वो ख़त्म हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गई। अब वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो वो टाइम टेस्टेड नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें अभी भी आ रही हैं टाइम के साथ साथ, उनमें कोई चेंज नहीं, आज भी हैं वो, तो वो टाइम टेस्टेड फर्नेस, भट्टियाँ, फर्नेस कैसे, भट्टियों को, ठीक है। जैसे पहले चूल्हा बना जलाते थे घरों में, लेकिन आज क्या आ गया उसकी जगह पर, आज उसकी जगह पर गैस चूल्हे आ गए, ठीक है। तो जो पहले लकड़ी के चूल्हे होते थे उनकी जगह पर गैस चूल्हे आ गए। लेकिन अगर बात करें हम दोज एज ओल्ड, उन पुराने दिनों की टाइम टेस्टेड फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टियाँ, वो भट्टियाँ स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी अस्तित्व में है। एग्जिस्ट में होता है अस्तित्व में होना, आज भी, जी आज भी हैं। द फायर इन फर्नेसेस, उन भट्टियों के अंदर आग, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है प्रज्वलित होना, मतलब बुझना नहीं, ना बुझना। तो अभी भी उन फर्नेस के अंदर आग बुझी नहीं है, अभी भी जल रही है। द थर्ड एंड जिंगल, द थर्ड, थर्ड और जिंगल, जिंगल झनकार होती है, आवाज़ होती है, थर्ड होती है जैसे हम ज़मीन पर ज़ोर से डंडा मारें तो थर्ड की आवाज़ करेगा, ठीक है। थर्ड, उस आवाज़ को थर्ड बोला गया है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बूज, ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू मतलब जो परंपरागत कहते हैं ट्रेडिशनल को, बेकर्स बम्बू, बेकर्स मतलब वो नानबाई जो होते थे, नानबाई, उनके जो बम्बू होते थे, बांस जो होते, बम्बू कहते हैं बांस को, उनके जो बांस होते थे, उनकी आवाज़ और उनकी ऊपर आवाज़ और उनकी थर्ड का जो एक तरीके से ज़मीन पर मारना, बैंग कहलाता है वो, ठीक है। होता क्या था उस टाइम पे, आपने भी देखा होगा, कभी कभी यहाँ पर अपने इधर भी आते हैं, एक बांस होता है, ठीक है, बांस होता है बम्बू, और बम्बू के ऊपर उस टाइम पे कुछ ही ऐसे इस तरह से बना लेते होंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ झनक आने वाली घुंघरू टाइप से कुछ रख लेते होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये इसी बांस को यहाँ से पकड़ कर ज़मीन पर मारते थे, थर्ड, ठीक है, मारते मारते चलते थे, तो इसके बाद थर्ड कहलाती। तो इसमें जो कुछ घुंघरू टाइप के होते थे बचते थे। अब जहाँ पर भी इन्हें अपने वो लूप्स बेचने होते थे तो क्या करते थे, इस डंडे को खड़ा करते थे, ठीक है, और इसके ऊपर जो वो जो होता है स्टैंड सा, उस पर अपना वो छबड़ा रख कर वहाँ से बेचते हैं, ठीक है। तो ये उनका एक पार्टिकुलर ट्रेडिशनल सामान बेचने की एक तरह से दुकान थी छोटी अपनी। हेराल्डिंग हिज अराइवल, अराइवल है, अभी निकालता हूँ इसे। हेराल्ड कहते हैं किसी चीज़ के आने की जो संकेतक होता है उसे हेराल्ड बोलते हैं, आने का जो संकेतक होता है हेराल्ड बोलते हैं उसे। फॉररनर बोल देते हैं इसे, जिसे आगमन, यहाँ पे आगमन के लिए आया है। heralding his festival in the morning, heralding his arrival in the morning, उनका आगमन जो हेराल्डिंग संकेत देता था, अनाउंस कर देता था, जिसे होता है फॉररनर। फॉररनर को एक और वर्ड देते हैं प्रीकर्सर, पहले ही किसी बात की सूचना मिल जाने से हेराल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो उनका जो थर्ड की और उसकी जिंगल की आवाज़ होती थी बम्बू के ऊपर जो घुंघरू टाइप के बंधे होते थे, तो वो संकेत होते थे, अनाउंस कर देते थे काय का, अराइवल इन द मॉर्निंग, सो हमें आने का, अराइवल कहते हैं पहुंचना या आना, उनके आगमन भी बोल देते थे, आगमन की सूचना देता था, अनाउंस करता था। कैन स्टिल बी हियर्ड, अभी भी सुनी जा सकती है, इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर।
मे भी हो सकता है द फादर इज़ नॉट अलाइव, उनके मतलब बाप जिंदे ना हो, पापा जिंदे ना हो, बट द सन बेटे स्टिल कैरीज, अभी भी ढो रहे हैं, ले जा रहे हैं, ऑन द फैमिली प्रोफेशन मतलब जो उनकी परिवार के जो व्यवसाय होते थे, यही बेकर्स पाव बनाने के। हो सकता है उस ज़माने के जो लोग थे उनके पूर्वज ना हो, लेकिन उनके बेटों ने इस काम को अभी भी ले रखा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये बेकर्स आर मिस हैं इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा, ये बेकर्स आज भी इवन टुडे आज भी नोन जाने जाते हैं एज पैडर इन गोवा, पैडर के नाम से। गोवा में इन पाव बनाने वालों को, पाव बेचने वालों क्या कहते हैं, पैडर कहा जाता है। ओके, इतनी ही रहने देंगे वीडियो, आगे पढ़ेंगे।